हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी मैराथन भी आप सभी को मिल चुकी है। अब आज हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ने का जो है प्रयास करते हैं और 4 से 5 पार्ट में इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और एक सूचना, जिसको भी नोट्स चाहिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, वहां आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वहां पे मैसेज करके आप कम फीस में जो है नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी है इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पुस्तक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, लास्ट में हम लोग क्लास 8 की पढ़ेंगे जो आधुनिक भारत से संबंधित है। यहां से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन है जो फिक्स है, वो मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है शब्दावली, ठीक है। चलिए, बात करते हैं हिंदुस्तान शब्द। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। किसमें? भारत के अर्थ में। लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। कहाँ? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके। आइए मैं आपको थोड़ा सा मैप में समझाता हूँ। यह है पंजाब, यह है हरियाणा और यह है गंगा यमुना का क्षेत्र। इसी क्षेत्र को उसने क्या कहा है साथियों? हिंदुस्तान कहा है, ठीक है। चलिए, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इस लाइन पर स्टार लगा लो बाबू। कई बार पूछा गया है कि हिंदुस्तान शब्द में क्या दक्षिण भारत का समावेश हुआ था, तो कभी नहीं हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बात करते हैं इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप की भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिलेखागार, ठीक है। चलिए, बात करते हैं ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां इनको संग्रहित करके रखा जाता है, उसे ही अभिलेखागार कहते हैं। आज आप सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार देखे होंगे, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, क्योंकि उस समय जो इसकी प्रतिलिपि बनती थी कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हो जाता था। एक शब्द है पर्यावास। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। बात करते हैं साथियों जाति पंचायत के। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए, बात करते हैं भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 ईस्वी में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था, इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा है, एक भाषा नहीं। जैसे पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, बिहार में बिहारी ना, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री। ये द्वार समुद्री पूछा जाता है कहाँ बोली जाती थी? दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मवारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी। इसको याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता इसको
नहीं जानती है। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ जाता था। संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ये क्वेश्चन अभी तक 10 बार पूछा गया होगा, इस पर 2-3 स्टार लगा लेना। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुरान शरीफ की। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना पवित्र धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक है जो नए राजवंश हैं इनका उदय है। इसको हम लोग कल के सेशन में करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।